जय हिंद दोस्तों। मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो भौतिक विभाजन का आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन आज हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। भौतिक विभाजन में हम पढ़ेंगे आज दर्रा। तो चलिए देखते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में से स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अथवा दो पर्वतों के बीच का मार्ग ही दर्रा कहलाता है। आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। दर्रा जो है पर्वत की द्रोणी से होकर गुजरता है। दर्रा क्या है? पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क रेल मार्ग गुजरते हैं। जिनसे होकर क्या गुजरते हैं? सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा जो है भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 5,540 मीटर या 18,176 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,890 मीटर। 5,890 मीटर ऊंचाई है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगले पॉइंट को देखते हैं। बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला बुर्जिल दर्रा है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगला देखते हैं। पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ये किसको कहाँ से, ये कौन सा मार्ग से गुजरता है? कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। पीर पंजाल दर्रा जो है वो कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। वहीं बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सिपकिला जो है शिमला से किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। किससे? शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला ये है सिपकिला दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा जो दर्रा है वो मंडी से किसको जोड़ता है? लेह जाने का मार्ग है। मंडी से लेह जाने का मार्ग कहाँ से गुजरता है? बाड़ा लाचा दर्रे से गुजरता है। माना दर्रा। माना दर्रा ये जो है हिमाचल क्षेत्र में भारत और हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत और तिब्बत के बीच स्थित यह इंपॉर्टेंट दर्रा है। याद रखिए, माना दर्रा। ठीक, माना दर्रा जो है हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित दर्रा है। अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो कि भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। याद करिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यांगयाप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे के पास से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? यांग याप दर्रा के पास से ही।
और यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है, यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। कौन से दर्रे से? यांग्याप दर्रे से। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। कहाँ से? तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। कहाँ? मणिपुर के तुजू दर्रा से। मणिपुर के तुजू दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा, जो इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्ना मलाई श्रेणियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्ना मलाई श्रेणियों में स्थित है। पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्ना मलाई श्रेणियों में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में क्या है? स्थित है। गुमला अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चांगला कहाँ पे है? चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। और गुमला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। मुलिंगला जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, और यह क्या है? मौसमी दर्रा है। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है, जो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? या तिब्बत से जोड़ता है। अब आइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं भारत के जो हैं प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है ये देखते हैं। ये पहला है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल। ये कहाँ है? पांचों जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से देखते हैं, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल। अगला है हिमाचल प्रदेश में, पहला है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा ला दर्रा। ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, सिपकिला और बाड़ालाचा ला। ठीक। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। तो हम इसे ऐसे क्या याद कर सकते हैं? लिपुलेख, माना, नीति। लिपुलेख, माना, नीति ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलेंगे तो। लिपुलेख, माना, नीति, ये तीनों दर्रा कहाँ हैं? उत्तराखंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा ये हिमाचल में है। जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में है। और इधर देखते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो कि कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? बोमडीला दर्रा और यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सिक्किम में कौन कौन सा है? सिक्किम में हम देखते हैं, सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जेलेला दर्रा। ये दोनों कहाँ पे है? सिक्किम में है। तुजू दर्रा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। बोमडीला, यांग्याप, दिफू ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिमरेखा एवं हिमनद। क्या देखेंगे? हिमरेखा एवं हिमनद। तो आइए देखते हैं। हिम की जो निचली सीमा को ही हम क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा को ही हम क्या कहते हैं? हिम कहते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। हिमालय के जो हैं प्रमुख हिमनद कहाँ पे हैं? महान हिमालय और परा हिमालय में स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। कौन कौन से? काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, इन श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं।
लघु हिमालय के हिमानी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। मतलब छोटे जो होते हैं, छोटे हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनद पाए जाते हैं, जबकि लघु हिमालय में छोटे हिमानी पाए जाते हैं। अगला है पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो है सोना पानी है, जो लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। अगला पॉइंट देखें, काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाए जाते हैं। कहाँ पे? काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें जो है सियाचिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो 76.64 किलोमीटर है, हिस्पार 61 किलोमीटर है, बियाफो 60 किलोमीटर है, बाल्टोरो 58 किलोमीटर है, ससाइनी 17.85 किलोमीटर, ये प्रमुख है। कहाँ का है? काराकोरम और महान हिमालय में सबसे बड़े आकार के हिमनद में विद्यमान ये सब हैं, जिसमें सियाचिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। या कहाँ पे है? काराकोरम में है। आइए आगे देखते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड के कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे है? चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। अगले पॉइंट को देखते हैं। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की जो दूरी है मंदिर से कितनी है? 4 किलोमीटर उत्तर में है। कितनी है? 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या हुआ है? एक झील का निर्माण हुआ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है। कौन सा हिमनद? मिलाम हिमनद। और जो कि यह मतलब इस हिमनद का जो उद्गम हुआ है, ये काली नदी के उसमें हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं प्लेटू यानी पठार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति जो है लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले हुई है। कब हुई है? 3600 मिलियन वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। यह जो है कार्बोनिफेरस युग के पहले, और यह गोंडवाना लैंड का क्या है? एक भाग है। किस लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का यह भाग है। कार्बोनिफेरस युग के दौरान जो है दामोदर नदी, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का क्या होता था? निर्माण हुआ है। और जबकि क्रिटेशियस युग में देखा जाए तो अत्यधिक क्या हुआ है? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। ज्वालामुखी से यानी क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से ही दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। किस ट्रैप का? दक्कन। अगला पॉइंट है, इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। इसी काल में क्या हुआ है? दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है, यहाँ यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो है चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? चौड़ी छिछली घाटियां एवं जो है गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला क्या है? मध्य उच्च भूमि। क्या है? मध्य उच्च भूमि। और दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के अगर उत्तर में स्थित जो है मालवा, मालवा के पठार के अधिकतर भागों को क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर जो भाग हैं उन्हें जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है।
मध्य उच्च भूमि पश्चिम में क्या है, चौड़ी, परंतु पूर्व में कैसी है, संकीर्ण है। पश्चिम में तो यह चौड़ी है, लेकिन पूर्व में कैसी है, संकीर्ण यानी सक्रिय है। मध्य उच्च भूमि के जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा जो अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही एक भाग है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो किसका भाग है, मध्य उच्च भूमि का ही यह भाग है। छोटा नागपुर का जो पठार का जो विस्तार है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पे है, देखते हैं। ये है झारखंड, रांची, हजारीबाग, संथाल और परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले में तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है कहाँ पे है, मुख्यतः झारखंड के रांची में है, हजारीबाग में है, संथाल परगना में है, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों में तथा पश्चिम बंगाल के किस जिले में है, पुरुलिया जिले में है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या होती है, बहती है। कहाँ से कहाँ तक बहती है, कौन सी नदी, मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं यानी चंबल, सिंध, केन, बेतवा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां जो हैं इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है, यानी इसी क्षेत्र को के ढाल को दर्शाती है। कौन कौन सी नदी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ यह बहती है। और जिसकी उत्तरी सीमा जो है अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की गई है। उत्तरी सीमा अरावली से, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से और पूर्वी जो सीमा है वो बुंदेलखंड पठार द्वारा क्या की गई है, निर्धारित की गई है। अगला है कि दक्कन का पठार कैसा है, त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन का जो पठार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के कहाँ स्थित है, दक्षिणी भाग में। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है और जो स्थिति जिसका स्थिति कहाँ पे है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। अरावली की जो पहाड़ियां है वो कहाँ स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। पहला है गारो, खासी और जैंतिया। ये कहाँ पे है, मेघालय। मेघालय के पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, जो कौन कौन सी है, गारो है, खासी है और कौन सी है, जैंतिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं भारत के पठार। तो ये हमारा है लद्दाख का पठार और ये है मालवा का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार। इधर है मेघालय का पठार जहाँ गारो, खासी, जैंतिया पर्वत है। ये गुजरात में हमारा है काठियावाड़ और ये महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और ये पूरा हमारा क्या है, दक्कन के पठार में। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या, तटीय भाग यानी कोस्टल पार्ट देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे। भारत की तट रेखा क्या देखेंगे, भारत की तट रेखा। भारत जो है 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और जिसकी लंबाई कितनी है, यानी भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 7516.6 किलोमीटर है।
भारत की तट रेखा पूर्व में किससे है? बंगाल खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि द्वीपों से घिरी हुई है। तो एक बार फिर से देखते हैं, भारत की जो तट रेखा पूर्व में क्या है? बंगाल खाड़ी, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, पश्चिम में क्या है? अरब सागर सहित ये मुख्य भूमि और द्वीपों से क्या हुई है? घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन-कौन से? भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्यों में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल स्थित है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप हो गया, दमन और दीव हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। कितना है? 5,422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से अगर दूर कुल तट की लंबाई देखी जाए तो वो है 2,094 किलोमीटर। कितना है? 2,094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। और अगर सबसे छोटी देखी जाए तो वो किसकी है? गोवा की तट रेखा है। सबसे लंबी किसकी तट रेखा है? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात की, और सबसे छोटी गोवा की तट रेखा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखेंगे हम कि पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पूर्वी एवं पश्चिमी तट यानी ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर? भू आकृतिक आधार पर भारत के जो तटीय मैदान हैं उनको 3 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला है गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान, और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। फिर से देखते हैं एक बार। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अगला पॉइंट देखते हैं। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यानी जो गुजरात का तटीय मैदान है वो गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भाग में क्या है? विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। यह जो है साबरमती माही नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से प्राप्त हुआ। किससे? साबरमती और माही नदी के जो है जलोढ़ निक्षेपों से प्राप्त हुआ है। दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। दक्षिण में क्या है? अरब सागर है। दक्षिण में अरब सागर और काठियावाड़ प्रायद्वीप पश्चिम में है। वहीं उत्तरी भाग को अगर देखा जाए तो उत्तरी भाग को कोंकण तट जो महाराष्ट्र तथा गोवा तक है, और मध्य भाग को क्या कहते हैं? कर्नाटक तट कहते हैं, या कनारा तट भी कहते हैं। मध्य भाग को क्या बोलते हैं? कर्नाटक तट या कनारा तट जो कर्नाटक में है। और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। उत्तरी भाग को कोंकण तट जो महाराष्ट्र तथा गोवा तक फैला हुआ है। मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट कहते हैं जो कर्नाटक में है। एवं दक्षिणी भाग ना दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसे हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कनारा तट गोवा के मैंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक। फिर से देखते हैं कनारा तट कहाँ कहाँ से है। कनारा तट जो है गोवा से मैंगलुरु के मध्य है, और मालाबार तट जो है मैंगलुरु से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट का अगर विस्तार देखा जाए तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु जो कृष्णा और डेल्टा नदी के पास है, तमिलनाडु के केप कॉमेरिन
यानी कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो क्या है, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में कहाँ है, आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कॉमेरिन, तमिलनाडु के कहाँ से, केप कॉमेरिन से यानी कन्याकुमारी तक क्या हुआ है, यह फैला हुआ है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में फैला हुआ है। कहाँ, कोरोमंडल तट जो है कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य में फैला हुआ है। महानदी डेल्टा जो है क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी जो डेल्टा क्षेत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्कल मैदानी क्षेत्र कहते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र जो है उसे क्या बोलते हैं, उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं उसे हम देखते हैं। मुंबई है, कांडला है जो गुजरात का है, और मुर्मुगुआ है जो कि गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू जो कि महाराष्ट्र में है, और जंजीरा है जो कि महाराष्ट्र में है, उडुपी भी कर्नाटक में है, कोचीन है जो केरल में है, एवं न्यू मैंगलोर ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। भारत का जो तट है ये देखते हैं, मुंबई बंदरगाह जो है वो एक मुंबई में, कांडला में और मुर्मुगांव के गोवा में, जवाहरलाल नेहरू जो है महाराष्ट्र में है, जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, और कोचीन कहाँ पे है, केरल में है, और न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक। भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं उसे देखते हैं। ये क्या था, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। अब हम क्या देखेंगे, पूर्वी तट के जो हैं प्रमुख बंदरगाह। तो एक तो हो गया विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पारादीप, ये इंपॉर्टेंट है, पारादीप कहाँ पे है, ओडिशा में है, एन्नौर तमिलनाडु में है, एवं न्यू तूतीकोरिन ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे हम मैप के माध्यम से देखते हैं। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट जो है कहाँ से कहाँ तक का है, ये गुजरात से लेके दमन तक का जो तट है वो काठियावाड़ तट है। और दमन से अगर देखा जाए गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से कर्नाटक तक का जो है वो कौन सा, इसका नाम क्या है, केनरा तट। और कर्नाटक से और केरल तक का जो तट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से। तो ये हमारा पश्चिमी तट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, पूर्वी तट। तो तमिलनाडु यानी जैसे कन्याकुमारी से लेकर ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के तट क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, डेल्टा क्षेत्र है, और इसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा था पूर्वी तट। अब हम आगे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, चांगला जम्मू एवं कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, या सेला उत्तराखंड। कौन सा सुमेलित नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है कि ये तो चांगला जो है जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है जिसको हमने अभी पढ़ा, बोमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो सेला है ये उत्तराखंड में नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, पाल घाट जो है निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए है नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन बी है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, और ऑप्शन सी है अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां के मध्य स्थित है कौन सा, पाल घाट दर्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? क्या पूछा है इसमें कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का मार्ग जाता है? तो बनिहाल है। ऑप्शन ए में दिया गया है बनिहाल, बी में दिया गया है जोजिला, सी में दिया गया है चुम्बी घाटी और डी में क्या दिया गया है? सिपकिला। तो इसका आंसर क्या सही होगा? जोजिला, यानी जोजिला से ही होकर लेह जाने का मार्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। क्या पूछा गया कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, या फिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या उत्तरांचल में स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तरांचल में स्थित है। इसका सही जवाब आंसर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा के निम्न के बीच में होती है, यानी हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है, किन के बीच होती है ये बताना है। हिमालय में हिम रेखा किन के बीच होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, या 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, या 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। तो देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ए है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सियाचिन हिमनद यानी सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है इसमें अक्साई चीन के पूर्व में। क्या दिया गया है? अक्साई चीन के पूर्व में है, या गिलगिट के उत्तर में है, या फिर लेह के पूर्व में है, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका सही जवाब क्या है? डी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रायसानी, जेम और या फिर गंगोत्री या सियाचिन। क्या है? रायसानी है, जेम है, या गंगोत्री है, या सियाचिन है? तो इसका सही जवाब होगा सियाचिन। सियाचिन ही क्या है? विशालतम हिमनद है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर जो है पठार, वो एक कैसा है? एक अग्र गंभीर है, या एक पदस्थली है, या एक गर्व है, या एक संप्राय भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि यह एक कैसा है? छोटा नागपुर का जो पठार है वह एक अग्र गंभीर है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें दिया है 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, और ऑप्शन सी में दिया है 800 किलोमीटर, या 7500 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7500 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का मतलब के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानते हैं? तो पहला है कोरोमंडल तट, ऑप्शन ए क्या है? कोरोमंडल तट, बी क्या है? उत्तरी सरकार, सी क्या है? मालाबार तट, और डी क्या है? कोंकण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कोरोमंडल तट। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा खत्म हो गया भारत का भौतिक विभाजन जो था। तो अगले दिन हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।